नमस्ते दोस्तों, आज के इस शानदार डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 2026 की भारतीय अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर को डीकोड करने वाले हैं। अगर आप बाजार और खबरों पर थोड़ी भी नजर रख रहे हैं ना, तो आपने पक्का नोटिस किया होगा कि मार्केट में काफी उथल पुथल मची है। एक तरफ हमारे पास रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल झटके। तो आखिर चल क्या रहा है? आज हम हर एक चीज को तराजू पर तौल कर देखेंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब देखिए, हर इन्वेस्टर के मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या हमारी इकोनॉमी क्रैश होने वाली है? विदेशी निवेशक यानी एफपीआईज मार्केट से अरबों रुपए निकाल रहे हैं। ग्लोबल टेंशन दिन ब दिन बढ़ रही है और लोगों में एक असली डर का माहौल है। लेकिन क्या ये डर वाकई जायज है? आज हम किसी भी तरह की सनसनी से दूर रहेंगे और सिर्फ हार्ड डेटा के बेसिस पर देखेंगे कि क्या हम किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हम मजबूती के एक बिल्कुल नए दौर में एंट्री ले रहे हैं। ओके, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। नंबर 1, 2026 में ग्रोथ होगी या डिस्ट्रक्शन। नंबर 2, इकोनॉमी के मजबूत पिलर्स। नंबर 3, कुछ छिपे हुए रिस्क्स। नंबर 4, ग्लोबल वॉर्स और तेल का इम्पैक्ट। नंबर 5, रुपए का असली सच। और फाइनली नंबर 6, क्या मार्केट वाकई क्रैश होगा? तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, 2026 ग्रोथ या डिस्ट्रक्शन। 8.2% रिजर्व बैंक का ताजा डेटा देखिए। इस चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट यही रही है। और पता है ये क्यों खास है? क्योंकि पिछले 6 तिमाहियों में ये सबसे तेज रफ्तार है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये ग्रोथ सिर्फ सरकारी खर्च के दम पर नहीं आई है। हमारा प्राइवेट कंजम्पशन इसका मेन इंजन बना हुआ है। यानी लोग खुलकर खर्च कर रहे हैं, बिजनेसेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ये साबित करता है कि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा मजबूत है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इकोनॉमी के मजबूत पिलर्स जो इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.98 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। FY26 में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने अब तक का अपना सबसे बड़ा ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ये लगातार चौथा साल है जब वो मुनाफे में है। और जब आपका बैंकिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग होना, तो ये पूरी इकोनॉमी को कर्ज और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही सॉलिड कुशन देता है। और ये हमें दिखाता है कि सरकार इस स्टेबिलिटी का कितनी स्मार्टली इस्तेमाल कर रही है। बजट 2026 को ही ले लीजिए, इसमें 12.2 लाख करोड़ रुपए का मैसिव कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फोकस है, जैसे कि 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर मिशन। और सबसे अहम बात, MSMEs को लॉन्ग टर्म ग्रोथ का इंजन बनाया जा रहा है। इसके लिए नए SME फंड्स और लिक्विडिटी के लिए TRE डेस जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या सरकार सिर्फ पैसे बहा रही है? बिल्कुल नहीं। हमारा फिस्कल डिसिप्लिन देखिए, ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। महामारी के टाइम पर जो फिस्कल डेफिसिट 9.2% तक चला गया था, वो अब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कम होकर FY27 के लिए 4.3% के टारगेट पर आ गया है। यानी सरकार अपना कर्ज कम करके असली विकास के लिए जगह बना रही है। लेकिन रुकिए, बड़े नंबर्स अक्सर अंदर की कमजोरियां छुपा लेते हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन 3, हिडन रिस्क्स। सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड की। इसे बिल्कुल अपने घर के बजट की तरह समझिए। हमारी कंट्री दुनिया से जो कमाती है और जो खर्च करती है, बस उसी का अंतर है ये। अब क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी के दाम आसमान छू रहे हैं, हमारा तेल आयात का बिल तेजी से बढ़ रहा है। और इसका रिजल्ट, हमारा CAD GDP के 0.7% से बढ़कर सीधा 2.9% तक पहुंचने का अनुमान है। सीधा सा मतलब है कि हमारी कमाई से ज्यादा हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। और यहीं से इकोनॉमी में एक बहुत ही सीरियस लेकिन साइलेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम परिवारों को मिलने वाला डायरेक्ट इनकम सपोर्ट कम हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि सारा इकोनॉमिक रिस्क अब सीधे आम लोगों के कंधों पर आ गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाउस होल्ड डेट अब GDP के 41.3% तक पहुंच गया है। लोग अपनी सेविंग्स कम कर रहे हैं और खर्चे चलाने के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिट यानी बिना गारंटी वाले लोन ले रहे हैं। तो ये दबाव आ कहां से रहा है? आते हैं सेक्शन 4 पर, ग्लोबल वॉर्स और तेल। चलिए इस इम्पैक्ट को एक चेन रिएक्शन की तरह स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, US, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन की वजह से होर्मुज जलडमरू मध्य में शिपिंग रुक जाती है। स्टेप 2, इस रुकावट से भारत के लिए क्रूड ऑयल की कीमत $69 से उछलकर सीधा 126 से $157 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है। और स्टेप 3, इसका सीधा असर हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ईंधन की लागत पर पड़ता है, जिससे हमारी थोक महंगाई WPI 8.3% पर स्पाइक कर जाती है।
ये पिछले 3.5 साल में सबसे ज्यादा है। इस इम्पैक्ट का असली स्केल देखिए। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डेटा के हिसाब से हमारी इकोनॉमी में जो ये सिस्टमिक कॉस्ट शॉक आया है ना, उसमें 70% से ज्यादा का सीधा हाथ सिर्फ इस कच्चे तेल का है। और ये कोई सिर्फ पेट्रोल पंप की बात नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के 87% प्रोडक्ट्स को इफेक्ट कर रहा है। खाद से लेकर खाने पीने का सामान और टेक्सटाइल तक लिटरली सब कुछ महंगा हो जाता है। तो इन सब का हमारी करेंसी पर क्या असर पड़ा? लेट्स मूव टू सेक्शन 5, रुपए का असली सच। 95.73। जी हाँ, मई 2026 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया इसी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। हमने एक ही साल में 11% से ज्यादा की भारी गिरावट देखी है, जिसका सीधा मतलब है हमारी परचेजिंग पावर का कम होना। और क्योंकि आरबीआई इस गिरावट को रोकने के लिए डॉलर बेच रहा है, भारत का इंपोर्ट कवर गिरकर केवल 5.8 मंथ रह गया है। तो सवाल ये है कि यहाँ से रुपया कहाँ जाएगा? ऑनेस्टली एनालिस्ट्स की राय यहाँ पूरी तरह बटी हुई है। जो बेयरिश कैंप हैं, उनका मानना है कि ये एक स्ट्रक्चरल वीकनेस है और वो 100 रुपए प्रति डॉलर के लेवल की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बुलिश कैंप हैं, जैसे कि बोफर सिक्योरिटीज। उनका मानना है कि जैसे ही एफपीआई वापस लौटेंगे, ये रिकवर होकर 86 रुपए प्रति डॉलर तक आ जाएगा। और अब वो सबसे क्रूशल सवाल जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, सेक्शन 6, क्या मार्केट क्रैश होने वाला है? यहाँ हमें सबसे पहले विदेशी निवेशकों यानी एफपीआईज के माइंडसेट को समझना होगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हिसाब से ये लोग अभी एक फॉग ऑफ वॉर में हैं। उन्हें बढ़ते तेल के दाम दिख रहे हैं, करेंसी पर भारी दबाव दिख रहा है, एक ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, और तो और रूरल इकोनॉमी पर अल नीनो का खतरा भी है। इसी भारी अनिश्चितता की वजह से वो अरबों रुपए निकाल रहे हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी एकदम सूख सी गई है। लेकिन हे, रुकिए जरा, इस पूरी गिरावट में एक बहुत अच्छी खबर भी छुपी है। हमारे इंडियन मार्केट की जो वैल्यूएशंस एकदम आसमान छू रही थी ना, वो अब ठंडी हो गई है। अन्य इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले हमारा पीई प्रीमियम 100% से गिरकर सिर्फ 34% के बहुत ही रीजनेबल लेवल पर आ गया है। एचडीएफसी का कहना है कि 2008 के बाद से ये केवल 5वीं बार है जब वैल्यूएशंस इतने आकर्षक हुए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक कमाल का मौका है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बस आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दें। बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज उदय कोटक की ये पावरफुल चेतावनी जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है, सबसे बुरे के लिए तैयार रहें, क्योंकि मेजर एनर्जी प्राइस शॉक अभी भारत को हिट करना बाकी है। भले ही हमारी कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए फाइनली इस पूरी चर्चा को तराजू पर तौलते हैं। हमारे पास पॉजिटिव्स क्या हैं? 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ, भारी मुनाफे वाले स्ट्रॉन्ग बैंक्स और मैन्युफैक्चरिंग पर एक हिस्टोरिक पुश। और नेगेटिव्स में $126 का तेल, कमजोर रुपया और बढ़ता हुआ हाउस होल्ड डेट। कंक्लूजन ये है कि इकोनॉमी फंडामेंटली बहुत मजबूत है, कोई स्ट्रक्चरल क्रैश नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, इन ग्लोबल ब्लैक स्वॉन इवेंट्स की वजह से शॉर्ट टर्म में हमें मार्केट में काफी दर्द और उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। हम ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के दौर में जी रहे हैं, जहां दुनिया के किसी कोने में हुआ एक झटका रातों रात हमारे पोर्टफोलियो को हिला सकता है। तो जरा सोचिए, ऐसे माहौल में आप अपनी पूंजी को बचाने और अगले बड़े मौके के लिए खुद को तैयार रखने के लिए क्या कर रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।